हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। ठीक है, देखिए, चाहे तो अगर आप फ्रेंच रेवोल्यूशन को बिल्कुल भी नहीं जानते हैं या आपको थोड़ा थोड़ा इसके बारे में पता है, पर आप इस वीडियो के एंड तक फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में सब कुछ जान जाएंगे। भाई मजा आया। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो खुद से अपने आप लाइक कर देना, ठीक है, और शेयर वगैरह खुद से कर देना। ओके, तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट करे अपनी वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, अब देखिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है इसे हम बोल देंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट इन हिस्ट्री। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ही सारी दुनिया को एक डेमोक्रेसी का आइडिया मिला कि डेमोक्रेसी के नाम की कोई चीज़ भी होती है। ठीक है, ऐसा और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद से हुए। ठीक है, उनको हम डिटेल में चैप्टर के दौरान पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए, ये हमारा जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था ये स्टार्ट हुआ था 1789 में। ठीक है, तो एक बार मैं आपको एक चार्ट दिखा देता हूँ जो आपकी किसी बुक वगैरह में नहीं है। ठीक है, आप उसको अपने कॉपी पे भी ड्रॉ करके रख लीजिएगा, आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ते समय बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। Oh my God! Wow! ओके स्टूडेंट्स, देखिए, हम बात करने के वाले हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन की। ठीक है, तो फ्रेंच का मतलब है फ्रांस का रेवोल्यूशन, तो इस चैप्टर में फ्रांस की बात होगी। ठीक है, अब देखिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू कब हुआ था? फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू हुआ था 1789 में। ओके, तो आपके चैप्टर में ओल्ड रजीम नाम का वर्ड आप बहुत बार यूज होता देखोगे। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है वो समझिए। देखिए, रजीम का मतलब होता है कोई भी गवर्नमेंट की मेथोडोलॉजी, मतलब कि कोई भी गवर्नमेंट किस तरह से वर्क करती है। ठीक है, अब उसके आगे ओल्ड लगा हुआ है, मतलब क्या है कि 1789 से पहले किस तरह से गवर्नमेंट वर्क करी थी। ठीक है, अब उसके बारे में देखते हैं। ये स्टूडेंट्स तब की बात हो रही है, 1700s की बात हो रही है, जब कोई भी गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर वगैरह नहीं एग्जिस्ट करते थे, तो कंट्रीज को उनके किंग्स के द्वारा रूल किया जाता था। ठीक है, तो देखिए, आपको मतलब समझ आ गया ओल्ड रजीम का। ठीक है, तो चलिए मैं आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि ओल्ड रजीम का मतलब क्या है। ठीक है, 1789 से पहले जो फ्रांस की सोसाइटी में हो रहा था, ठीक है, उसे हम ओल्ड रजीम बोल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, उस समय में क्या हो रहा था, मैंने आपको बताया ना कि फ्रांस और उसके आसपास जितने भी सारे देश थे वहाँ पे किंग्स का रूल था, राजा शासन था। ठीक है, कोई गवर्नमेंट वगैरह नहीं होते थे, कोई प्राइम मिनिस्टर वगैरह नहीं होते थे। ठीक है, उस समय क्या चल रहा था कि जो फ्रांस और ब्रिटेन दोनों के आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई चल रही थी। जैसे कि हम बोल सकते हैं जैसे इंडिया और पाकिस्तान के आपस में काफ़ी बार लड़ाई हुई है, तो इसी तरह से फ्रांस और ब्रिटेन में काफ़ी देर से वॉर्स चल रही थी। ठीक है, एक नहीं, दो नहीं, कई सारी वॉर्स हुई थी, पर उनमें से एक मेजर वॉर थी द 7 ईयर वॉर। ठीक है, जो कि 7 साल चली थी। ये उसकी कोई डेट है, यहाँ से स्टार्ट हुई 56 से स्टार्ट हुई, 63 तक चली थी। ठीक है, इसको याद रखने की ज़रूरत उतनी नहीं है। ठीक है, ओके, तो उस समय क्या हुआ, फ्रांस का बहुत सारा पैसा आर्मी पे, एमुनेशन पे और वॉर की बाकी सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ, तो फ्रांस उस समय बिल्कुल बैंकरप्ट सा ही हो गया था। ठीक है, बैंकरप्ट मतलब कंगाल ही हो गया था फ्रांस। ठीक है, फ्रांस की गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं बचा था। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। पैसा ना बचने के रीजंस सिर्फ एक वॉर नहीं थे, कुछ और रीजंस भी थे, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, उस समय क्या हुआ, ये 1763 तक की बात चल रही है। ठीक है, अब देखिए, 1774 में क्या हुआ, एक नए राजा बने जिनका नाम था लुईस 16। ठीक है, वो जब राजा बने उनकी एज थी सिर्फ और सिर्फ 20 साल। शाबाश बेटा। अब देखिए, एक 20 साल का बच्चा एक देश का राजा बन रहा है। ठीक है, तो आप उससे क्या ही उम्मीद रख सकते हो। ठीक है, जो वो राजा था लुईस 16, उसकी 15 साल में तो यार शादी हो गई थी। ठीक है, जब शादी हुई थी तो उनकी जो वाइफ थी मैरी एंटोनिएट, उनकी एज तो सिर्फ और सिर्फ 14 साल थी। ठीक है, राजा था 15 साल का, रानी थी 14 साल की, आपस में शादी होगी बच्चों की। ठीक है, तो वो जब वो राजा 20 ईयर्स का हुआ तो वो
फ्रांस का राजा बन गया। ठीक है, नाम था लुईस 16। नाम याद रखना, बहुत बार चैप्टर में यूज़ होगा। अब देखिए वो बचपने से में थे, है ना, है तो दोनों बच्चे थे। ठीक है, जब वो राजा बन गया, ठीक है, तो उन दोनों का एक बिल्कुल लेविश सा लाइफस्टाइल था। लेविश लाइफस्टाइल मतलब बिल्कुल अयाशी लोग करते थे। ठीक है, कि अब इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। ठीक है, पर आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ कि इन्होंने ना एक पैलेस था, पेरिस ऑफ वर्सेलिस। ठीक है, वो काफ़ी बड़ा पैलेस था। ठीक है, उसको इन्होंने रेनोवेट करवाया था, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा इन्होंने फालतू में खर्चा था। ठीक है, जबकि देश में कंगाली थी, मैंने बताया ना आपको, बैंकरप्ट हो रखा था, ऑलमोस्ट बहुत सारा कर्जा ले रखा था, पर स्टिल राजा और रानी को अपना लेविश लाइफस्टाइल चाहिए था। उन्होंने बहुत सारा पैसा फालतू में वर्सेलिस को मेंटेन करने में लगा दिया। तो हमारा ओल्ड रेजिम वाला पार्ट कवर हो गया। अब हम बात करेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन जब स्टार्ट हुआ था तब क्या हुआ था 1789 में। ठीक है, अब देखिए हमने अभी तक बात करी कि जो रेवोल्यूशन था वो 1789 में शुरू हो गया था। ठीक है, ओके, अब देखते हैं कि क्यों हुआ था, इसके कॉजेज़ क्या थे। ठीक है, इसके कॉजेज़ स्टूडेंट्स 4 तरह के इसके कॉजेज़ थे। एक सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड इमीडिएट कॉजेज़ थे। ठीक है, अब चारों को हम एक एक को डिटेल में अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, पहले बात करते हैं हम सोशल की। सोशल कॉजेज़ के मैंने यहाँ पे हेडिंग्स लिख दी हैं। ठीक है, इन हेडिंग्स को ही हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। फ्रांस में क्या हो रखा था कि जितनी भी जनता थी फ्रांस की, जितनी भी पॉपुलेशन थी, ठीक है, वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। पहला पार्ट था उसमें से क्लर्जी, सेकंड था नोबिलिटी, थर्ड था कॉमनर्स। तो इस कैटेगराइजेशन को बोलते थे 3 एस्टेट्स। ठीक है, 3 कैटेगरीज नहीं, 3 एस्टेट्स बोल देते थे। ठीक है, फर्स्ट एस्टेट थी क्लर्जी। क्लर्जी वो लोग थे जो कि चर्च में उस टाइम पे काम करते थे। ठीक है, जैसे कि आपके प्रीस्ट वगैरह हो गए या कुछ भी ऐसे जो भी पुजारी लोग होते हैं, उनको फर्स्ट कैटेगरी में रखा गया था, फर्स्ट एस्टेट में रखा गया था, नाम था क्लर्जी। ठीक है, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेकंड एस्टेट थी द नोबिलिटी। ठीक है, नोबिलिटी में कौन कौन आते थे, जो राजा रानी थे वो, या उस समय पे जो मतलब बड़े लोग थे, या उस समय पे जो रैंक होल्डर्स थे, बहुत ही ज़्यादा अमीर लोग। ठीक है, वो आते थे द नोबिलिटी में, सेकंड एस्टेट में। ठीक है, ओके, इन दोनों के अलावा जितनी भी जनता बचती थी उनको नाम दिया गया था कॉमनर्स, वो आते थे थर्ड एस्टेट में। ठीक है, थर्ड एस्टेट में बिजनेसमैन जितने भी थे, या छोटे कारोबारी थे, या फिर किसान लोग थे, या कोई लेबर वाले बंदे थे। ठीक है, ये सब उसमें आते थे थर्ड कैटेगरी में। ठीक है, तो क्लर्जी और नोबिलिटी की अगर जो टोटल पॉपुलेशन देखते तो सिर्फ और सिर्फ 2% थी। ठीक है, अगर देश में 100 बंदे थे तो क्लर्जी और नोबिलिटी के सिर्फ 2 बंदे थे, 98 बंदे तो इसी के थे, कॉमनर्स के। ठीक है, पर उस समय क्या था, मैक्सिमम पैसा सिर्फ इन दोनों के पास ही था। पर जो थर्ड कैटेगरी के लोग थे, इनकी जो फाइनेंशियल स्टेट थी वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। क्यों, तो जो फर्स्ट स्टेट वाले बंदे थे द क्लर्जी, जो कि प्रीस्ट वगैरह थे, चर्च वगैरह में काम करते थे, उन्होंने कॉमनर्स के ऊपर एक रिलीजियस टैक्स लगा रखा था। ठीक है, उसका नाम था टीथ। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि कॉमनर्स उस टाइम पे मैक्सिमम लोग एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हुए थे। ठीक है, तो ये क्या करते थे कि क्लर्जी ने बोल रखा था कि आप एक साल में चाहे जितना मर्जी प्रोड्यूस उगाएं, जितनी भी आप फसल उगाएंगे, उसका 1/10 हिस्सा आपको टैक्स में देना पड़ेगा, जो कि डायरेक्टली क्लर्जी के पास जाएगा। ठीक है, तो क्लर्जी हो गए अमीर, पैसा ही पैसा होगा। सिर्फ क्लर्जी ही नहीं थे जिन्होंने टैक्स लगाया था, जो नोबिलिटी थे, राजा रानी, ठीक है, या और बंदे। ठीक है, तो इन्होंने भी अपना एक टैक्स लगा रखा था इसके ऊपर, कॉमनर्स वाले ग्रुप के ऊपर। ठीक है, उसका नाम था टेल, TAILLE। ठीक है, जितना भी टैक्स था वो सारे कॉमनर्स ही पे कर रहे थे। तो नोबिलिटी तो लगाया था टैक्स, खुद पे थोड़ी कर रहे थे, तो क्लर्जी ने भी खुद लगाया था टैक्स, खुद थोड़े पे करते थे। इनको दोनों को तो पैसा मिल रहा था, पे कौन कर रहा था, कॉमनर्स। ठीक है ना,
तो कॉमनर्स को गुस्सा नहीं आएगा कि हम सारा टैक्स क्यों पे करें यार, तुम भी तो अपना थोड़ा बहुत टैक्स पे करो। ऐसे तो नहीं होता है। पर ये दोनों को टैक्स पे करते ही नहीं थे, ठीक है, सारा टैक्स कॉमनर्स पे करते थे, ठीक है। तो इनके साथ इनजस्टिस हो रहा था ना, समझ आई बात। तो इसे हम बोलते हैं सोशल कॉज, ठीक है, मतलब इनजस्टिस विद द थर्ड एस्टेट, ठीक है। ओके, अगला है कॉज सबसिस्टेंस क्राइसिस, ठीक है। ये वर्ड ना आपको क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है, तो इसका थोड़ा सा समझ के चलना कि होता क्या है, ठीक है। उस समय पे जो पॉपुलेशन थी वो इंक्रीज़ हो रही थी, तो उसके साथ जो प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स थी, ठीक है, वो इतनी है नहीं थी कि सबको खाना वगैरह मिल सके, ठीक है। पॉपुलेशन ज़्यादा थी, ठीक है, खाना कम था देश में, तो उससे क्या हुआ, खाना महंगा हो गया। उस समय पे ऑलमोस्ट सब लोग ब्रेड वगैरह खाते थे, ठीक है, तो ब्रेड के प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए, ठीक है ना। डिमांड सप्लाई वाली बात, डिमांड बहुत थी, सप्लाई कम थी, तो प्राइस इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। तो महंगे रेट पे खरीदने के लिए कॉमनर के पास पैसे हैं नहीं थे, ठीक है, लोगों की सैलरी इतनी थी नहीं जितना वो ब्रेड महंगा कर रखा था उन्होंने, तो खाना कैसे कहाँ से खाएंगे, ठीक है। तो अमीर और गरीब के बीच में बहुत सारा डिफरेंस था, अमीर और अमीर हो रहा था क्योंकि को टैक्स मिल रहा था, गरीब और गरीब हो रहा था क्योंकि बस महंगाई बहुत थी, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, जो नेचुरल डिज़ास्टर्स थे, कई बार क्या होता था अगर सूखा भी पड़ गया, ठीक है, तो फसल पहले बहुत कम हुई है, 10% उनको और टैक्स देना पड़ेगा, और उसके अलावा बहुत सारे और टैक्सेस देने पड़ेंगे, तो इनको गुस्सा आया कॉमनर्स को, ठीक है। ये क्या मतलब हुआ भाई, उस समय पे राजा को कोई बंदा क्वेश्चन वगैरह नहीं कर सकता था, अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते थे कि हम अकेले क्यों टैक्स पे करें, क्यों, क्योंकि उस समय पे ये माना जाता था कि जो राजा लोग हैं इनको भगवान ने खुद बना के भेजा है, ठीक है, तो इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। रुको जरा, सबर करो। एक और थिंकिंग बना रखी थी उन्होंने कि जो किसान लोग हैं जिनकी दशा बहुत ख़राब हो चुकी है, वो अपने पुराने जन्मों के किए हुए पापों का फल भोग रहे हैं, ठीक है, ये सब ऐसा माना जाता था, ठीक है। तो जो किसान थे अगर उनको कोई गुस्सा भी आता था तो वो सोचते थे कि हमने कोई पुराने जन्म में बहुत सारे पाप किए होंगे, तभी हम भगवान ने हमें ऐसी दशा दे रखी है। तो ये था सबसिस्टेंस क्राइसिस, ओके। अब देखिए उस समय पे फिलोसफर्स का बहुत ट्रेंड था भाई, तो यहाँ पे मैंने 3 नाम मेंशन कर रखे हैं, ठीक है। इनमें से ना क्या हुआ कि जो मिडिल क्लास थे, मिडिल क्लास का मतलब जो कॉमनर्स में भी, जो हमने कॉमनर्स ग्रुप पढ़ा ना, उसमें भी जो बंदे थोड़ा बहुत पढ़ गए, जिन्होंने थोड़ी बहुत एजुकेशन ले ली, ठीक है, तो वो लोग थोड़े अमीर हो गए बाकियों से, बाकी कॉमनर्स से, ठीक है। तो वो लोग क्या करने लगे कि ऐसे ऐसे बंदों को सुनने लग गए, ठीक है, जो प्रचार कर रहे थे। पहले थे जॉन लॉक, ठीक है, ये कहते थे कि एक ही राजा के पास सारी क्यों होनी चाहिए पावर। आगे थे रूसो, ठीक है, रूसो मानते थे कि जो गवर्नमेंट है, ठीक है, ये पीपल और जो गवर्नमेंट के बंदे हैं इनमें एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। थर्ड थे चार्ल्स लुइस मोंटेस्क, ठीक है, इनका मानना था कि पावर जो है एक बंदे के पास नहीं होनी चाहिए, वो डिवाइडेड होनी चाहिए, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है, ये ऐसा कुछ मानते थे। तो जो अमीर लोग हुए थे कॉमनर्स में, वो ऐसे बंदों को सुनने लग गए, ठीक है। तो उन्हें लगा कि भैया नहीं, ये नहीं हो सकता कि जो हमारे राजा रानी हैं इनको भी थोड़ा बहुत टैक्स देना चाहिए, ठीक है। तो वो भी इस एग्रेशन में थे कि हम क्यों टैक्स पे करें सारा, ओके। तो ये कुछ रीजंस रहे थे जो कि सोशल रीजंस हैं, ठीक है, जिनकी वजह से रेवोल्यूशन हुआ, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं पॉलिटिकल कॉज की, ठीक है। पॉलिटिकल कॉज में क्या हुआ, मैंने आपको बताया ना कि बहुत देर से वॉर्स चल रही थी, ठीक है। तो उस वॉर्स में क्या हुआ, जो फ्रांस था उसके पास कंगाली आ गई, तो उन्होंने क्या किया, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े लोन लिए, ठीक है, फ्रांस ने। और लोन लेने के बाद भी उन्होंने अमेरिका को हेल्प करा अपने इंडिपेंडेंस लेने के लिए, किससे, ब्रिटेन से। मतलब
ब्रिटेन ने बहुत सारी ऐसी कंट्री थी जिनको उसने टेक ओवर कर रखा था। जैसे हमारा इंडिया था ना, हम बोलते हैं ना कि हमारे इंडिया को गोरे बंदों ने राज करा। वो गोरे बंदे कौन थे? ब्रिटेन वाले। ठीक है, तो सिमिलरली इंडिया के अलावा अमेरिका भी था, ठीक है, जिसको ब्रिटेन ने टेक ओवर कर रखा था। ठीक है, तो फ्रांस ने कंगाली की हालत में भी अमेरिका को हेल्प करा कि भाई तू इंडिपेंडेंट हो जा। ठीक है, क्योंकि दोनों का दुश्मन एक ही था, फ्रांस का और अमेरिका का। कौन? ब्रिटेन। ठीक है, तो उस वॉर में भी बहुत सारा खर्चा हुआ। अब देखिए वीक एडमिनिस्ट्रेशन अंडर लुइस 16। ठीक है, कि यार उसको इतना तो पता होना चाहिए था ना कि अपना जो कंट्री है वो किस हालत में है और वो हेल्प करने के लायक हैं। नहीं ना, उसने ऐसा कुछ नहीं सोचा, उसने डायरेक्टली हेल्प कर दिया। ठीक है, तो ऐसे और भी बहुत सारे वीक फैसले थे जो कि लुइस 16 ने लिए थे। ठीक है, तो इसकी वजह से भी जो रेवोल्यूशन हुआ। ठीक है, लोगों को गुस्सा नहीं आएगा कि भाई हमारी कंगाली है, मरें भी हम लोग, टैक्स भी हम लोग पे करें, आर्मी में भी हम लोग जाएं, ठीक है, और टैक्स भी हम लोग पे करें। नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा, तो हम तो रिवोल्ट करेंगे। ये था पॉलिटिकल कॉज। आगे था इकोनॉमिक कॉज। अब देखिए मैंने आपको बताया कि उस टाइम पे जो फ्रांस था उसके पास पैसे ख़त्म थे। ठीक है ना, तब भी राजा रानी ने अपने ऊपर बहुत सारा खर्चा करा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उनको बहुत सारा लोन लेना पड़ा। ठीक है, लोन लिया, पर उसका भी जो इंटरेस्ट था बहुत ज़्यादा था। 10% पे उन्होंने लोन ले रखा था। ठीक है ना, ऊपर से क्या था कि क्लर्जी और नोबल्स, ठीक है, इनको छूट थी, को टैक्स पे करते ही नहीं थे। ठीक है ना, अगर तो ये भी टैक्स पे करते, इनके पास तो पैसा ही पैसा था, अगर ये भी को टैक्स पे करते, ठीक है, तो फ्रांस की और हालत सुधर जाती, वो अपना लोन पे कर देते। ठीक है ना, पर ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, कॉमनर्स के पास पैसा ही नहीं था, तो सारा बर्डन जो था टैक्सेस का, तो फ्रांस के पास जितना भी पैसा आएगा वो आएगा कहाँ से? टैक्सेस से आएगा ना, वो सिर्फ और सिर्फ कॉमनर्स के ऊपर था। ठीक है, तो इन्होंने फालतू में टीथ और टेल दो अलग अलग इन्होंने टैक्सेस लगा रखे थे फालतू में। ठीक है, और ऊपर से फ्रांस में खाने पीने के पैसे बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे। ठीक है, ब्रेड के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो रखे थे, और भी छोटी मोटी चीज़ों के प्राइसेस बहुत बढ़ चुके थे। तो इसकी वजह से, ठीक है, लोगों में बहुत गुस्सा था। ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि नहीं भाई, हम रिवॉल्ट करेंगे। तो मेरे को ये बताओ, अगर आप लोग उस टाइम पे होते तो आप रिवॉल्ट करते कि नहीं करते? तो आपका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, ओके। आगे थे इमीडिएट कॉजेज। ठीक है, इमीडिएट कॉजेज का क्या मतलब हुआ? अब देखिए May 5, 1789, अब बात हो रही है कि जिस साल रिवोल्ट हुआ, अब उसकी बात हो रही है। ठीक है, कॉजेज हमने देख लिए क्या क्या कॉजेज थे, अब हुआ क्या? ठीक है, वो देखो। तो रिवोल्ट हमने बोला था ना कि 1789 में आपका शुरू हो गया था। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग जो हुई थी वो May 5 को हुई थी। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया कि फ्रांस के ऊपर बहुत सारा कर्जा था। ठीक है, 5 मई को राजा ने सोचा कि यार मैं अपना टैक्सेस बढ़ाता हूँ, जो टैक्सेस बढ़ेंगे, जितना पैसा आएगा उससे मैं अपना लोन चुकाऊंगा। ठीक है, तो उसने क्या करा, एक मीटिंग बुलाई, किसकी? एस्टेट जनरल्स की। एस्टेट जनरल मतलब हमने देखा ना 3 एस्टेट्स थी, उन 3 एस्टेट्स के जो मुखिया थे, ठीक है, उन सबको बुलाया गया। ठीक है, कहाँ बुलाया गया? पैलेस ऑफ वर्सेलेस, जहाँ पे वो लोग रह रहे थे, राजा रानी। ठीक है, तो क्यों बुलाया गया था? कि न्यू टैक्सेस का एक प्रपोजल पास करने के लिए। तो 5 मई वाला डे आया, सब लोग आए। पहला स्टेट से 300 बंदे आए। ठीक है, मतलब 300 प्रीस्ट वगैरह आए। ठीक है, सेकेंड स्टेट में फिर से 300 लोग आए, मतलब 300 बहुत अमीर लोग आए। ठीक है, सेकेंड स्टेट से। जो थर्ड स्टेट था वो बहुत बड़ा स्टेट था, वहाँ से 600 बंदे आए। अब इन 600 बंदों में कोई भी लेडी नहीं आई थी, कोई भी वुमेन को अलाउ नहीं करा था आने के लिए। ठीक है, और जितने भी किसान थे, किसानों को नहीं बुलाया था। बुलाया कि नहीं गया था कि जो लोग पहले ही कॉमनर्स में अमीर लोग थे। ठीक है, उनको तो टैक्स देने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। उस समय क्या होता था, वोटिंग का जो प्रोसीजर होता था, वो हर एक स्टेट को एक ही वोट डालने का राइट था। ठीक है,
चाहे वो फर्स्ट स्टेट है, 300 बंदे हैं तभी वो एक ही वोट डाल सकते हैं, ठीक है। सेकंड स्टेट वाले भी एक ही वोट डाल सकते हैं। थर्ड स्टेट में चाहे 600 बंदे भी हैं तभी वो एक ही वोट डाल सकते हैं, ठीक है। तो जो थर्ड स्टेट थी तो उन्होंने बोला कि नहीं यार ऐसा नहीं है। देखिए वो तो पहले गुस्से में थे, वो रिवोल्ट करना चाहते थे, तो उन्होंने बोला कि नहीं यार ये गलत बात है, हम तो लोग 600 बंदे हैं, ठीक है, तो 600 बंदे एक ही वोट डालेंगे क्या। तो थर्ड स्टेट वाले ने बोला कि सबको एक एक वोट डालने का राइट होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि अभी इंडिया है, इंडिया में क्या होता है, अभी पीछे इलेक्शन हुए थे ना जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बने थे, ठीक है, सब ने एक एक वोट डाली थी ना। आपके घर में से भी तो अपने मम्मा पापा लोग गए होंगे ना, ठीक है, वोट डालने के लिए, ठीक है, तो सबकी एक एक वोट थी, सबको राइट था वोट डालने का, पर यहाँ पे किसी को वोट डालने का राइट ही नहीं था, ठीक है। तो थर्ड स्टेट वालों ने बोला कि नहीं भाई ऐसा नहीं चलेगा, सबको वोट डालने का राइट दो, ठीक है, चाहे वो 600 बंदे हैं, चाहे 300 बंदे हैं, चाहे 300 बंदे हैं, हर बंदे की अपनी वोट होनी चाहिए, ठीक है। तो राजा ने बोला ऐसा नहीं हो सकता, ये तो हमारी परंपरा में है ही नहीं, ठीक है। तो जो 600 बंदे थे इन्होंने क्या करा कि ठीक है अगर नहीं राइट देना तो हम जा रहे हैं, ठीक है। तो ये 600 बंदे खड़े हुए और जो हॉल था उससे बाहर आ गए, ठीक है, कि हम नहीं ऐसी मीटिंग में बैठेंगे जहाँ पे किसी को वोट डालने का राइट ही नहीं है, हमने नहीं वहाँ पे बैठना, ठीक है, हम जा रहे हैं भाई। ये हुआ था 5 मई 1789 को, ठीक है। अब वो ना खुश होकर बाहर गए थे, बाहर जाके कुछ ना कुछ तो करेंगे, ठीक है। वो क्या करा वो देखिए। मीटिंग हुई थी 5 मई को 1789। अब 20 जून को 1789 को वो जो 600 बंदे थे जो बाहर उठ के आए थे, उन्होंने क्या करा, वर्सेलिस के ही जहाँ पे मीटिंग हुई थी ना वही वर्सेलिस में ही हुई थी, ठीक है। तो उसके पास ही ना कोई टेनिस कोर्ट था, इंडोर था, ठीक है, वहाँ पे सारे के सारे मेंबर्स इकट्ठे हो गए, ठीक है। उन्होंने बोला कि हम अपने आप को आज के बाद नेशनल असेंबली बोलेंगे। ये याद रखना स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल असेंबली में कौन बंदे थे, वो कॉमनर्स, ठीक है, जो कि उठ के बाहर आए थे, याद रहेगा ना, ओके, ठीक है। उन्होंने बोला कि भाई हम अपने आप को नेशनल असेंबली बोलेंगे, ठीक है, और हम तब तक कोई भी बंदा यहाँ से नहीं हिलेगा जब तक हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेते नया, ठीक है। और जो ये मोनार्क की पावर्स है ना इनको थोड़ा कम करना है, हर चीज़ में इनकी दखलंदाजी है यार, हर अपना रूल अपनी मर्जी से बना लेते हैं, ऐसे थोड़ी होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, ठीक है। पहली बार किसी ने बात करी थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की, ठीक है। तो इस दिन के बाद नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की तैयारियां शुरू कर दी थी, ओके। अब देखिए ये था जून, ठीक है। अब आया जुलाई। इस दिन क्या हुआ, जुलाई को फ्रांस में पूरा एक टर्मोइल था। टर्मोइल होता है पूरा कन्फ्यूजन वाला माहौल, ठीक है, कि बुरा हाल हो रखा था। क्या हुआ, एक बहुत सीवियर विंटर आई, ठीक है। हार्वेस्ट मतलब उनके लोगों की जो फसल थी वो बहुत अच्छी नहीं हुई, ठीक है। तो और भी खाने की शॉर्टेज होगी, पॉपुलेशन तो बढ़ रही थी, ठीक है, खाने की और भी शॉर्टेज होगी। क्यों हुई कि जो ट्रेडर्स थे उन्होंने इकट्ठा करना शुरू कर दिया फूड, ठीक है, जितनी भी ब्रेड्स वगैरह थी अपने पास जमा करके रखनी शुरू कर दी कि जब प्राइस बढ़ेगा तब बेचेंगे, ठीक है, पर तब तक लोग खाएंगे क्या, ठीक है, किसी ने नहीं सोचा। और उन दिनों में एक अफवाह फैली कि राजा जो है वो नेशनल असेंबली से खुश नहीं है, ठीक है, तो वो नेशनल असेंबली को थ्रो अवे करना चाहता है, ठीक है, और वो पेरिस को आके अटैक करेगा, ठीक है, ये अफवाह फैली, ठीक है। तो गुस्से लोगों को बहुत गुस्सा आया, ऐसे कैसे हमारी नेशनल असेंबली को हिला देगा, ठीक है। तो गुस्से में आए लोगों ने क्या करा, बेस्टील फोर्ट था एक, ठीक है, वहाँ पे लोगों को कैद करके रखा जाता था, ठीक है। तो उन्हें एक हिंट मिला कि राजा ने अपना गन पाउडर और जो बंदूकें वगैरह हैं उस फोर्ट में छुपा रखी हैं, ठीक है, ऐसा उनको सुनने में आया, ठीक है। तो उन्होंने उस फोर्ट को अटैक कर दिया। वहाँ पे उनको सिर्फ और सिर्फ 7 कैदी मिले और कुछ नहीं मिला, ठीक है। यहाँ से पता लगा कि भैया ये तो अफवाही थी, ठीक है। तो उन्होंने वो 7 कैदी थे जो उनको रिहा कर दिया लोगों ने,
अब देखिए, राजा को जब पता लगा कि यार ऐसा हो गया, ठीक है, लोगों ने वहाँ पे अटैक कर दिया, तो राजा ने अपने आर्मी को हुक्म करा कि आप लोग सड़कों पे जाइए और पेरिस में शांति का माहौल बना के दीजिए, ठीक है। पर जो नेशनल असेंबली के लोग थे, जो कॉमनर्स लोग थे, उनकी जो पावर थी वो बढ़ती ही जा रही थी। तो जब राजा ने देखा कि इन लोगों की तो यार पावर ही बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ये कभी भी कहीं पे भी अटैक कर देते हैं, तो राजा थोड़ा सा डर गया, ठीक है। उसने बोला कि हाँ बताओ यार तुम्हारी क्या प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि पहले तो हम ये मानो कि हम लोग नेशनल असेंबली हैं, मानोगे? राजा ने बोला हाँ चलो ठीक है, मान लिया आप लोग नेशनल असेंबली हो, ठीक है, इट्स ओके गुड। फिर लोगों ने बोला कि यार तुम्हें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर काम करना पड़ेगा, बोलो मानोगे? तो राजा ने बोला चलो ठीक है, ये भी मान लिया, आप लोग बना लो कॉन्स्टिट्यूशन, जो आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाओगे मैं उसके साथ काम करने के लिए आपके लिए तैयार हूँ। मान गया राजा। उसके बाद लोग बोले नहीं, सिर्फ इससे बात नहीं बनेगी, आपको टैक्सेस वगैरह भी हमारे माफ़ करने पड़ेंगे, ठीक है। कौन से टैक्स? टेल और टीथ। तो राजा ने बोला अरे यार नहीं मानेंगे लोग, चलो ठीक है माफ़ करना, टैक्स भी ना देना, ठीक है। अब काहे का राजा बचा था समझ सकते हो आप लोग, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, अब भी राजा चाहे मान भी गया, ठीक है, पर बीच बीच में तो वो नहीं भी माना था ना, वो तो ऊपर ऊपर से बोल रहा था, ठीक है। तो लोगों को भी पता था कि ये मानेगा नहीं, ये ऊपर ऊपर से बोल रहा है, ठीक है। तो उन्होंने तब भी ना बहुत सारा खून खराबा वगैरह चलता रहा, ठीक है। बहुत सारे लोगों का कत्ल हुआ, ठीक है। जो नोबेल्स थे, जो अमीर लोग थे, उनको मारा गया। टैक्स अगर कोई लेने आता था तो उसको मार देते थे। तो डर के बहुत सारे अमीर लोग कुछ अलग कंट्रीज़ में जाना शुरू कर दिया कि भाई अब फ्रांस में हम लोग सेफ़ नहीं हैं, किसी और कंट्री में चलते हैं, ठीक है। तो नेबरिंग कंट्रीज़ में जाना शुरू कर दिया नोबेल्स ने। अब देखिए अगली डेट 26 अगस्त 1789। इसमें क्या हुआ, जो नेशनल असेंबली थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में लगी हुई थी, उसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पेज बना लिया था, ठीक है। पहला पार्ट बोल लीजिए, पहला पेज बोल लीजिए, कुछ भी बोलो, बना लिया था। उसका नाम था, उस पेज का या उस डॉक्यूमेंट का नाम था डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन। कहने का मतलब है मैन के जो राइट्स थे, मेल्स के राइट, ठीक है, और जो सिटीजन्स के राइट थे, वो एक उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन करके उसके ऊपर लिख लिया था, ठीक है। यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट में 17 आर्टिकल्स थे। जो ये आर्टिकल्स थे वो बेस्ड थे लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो इन्होंने यहाँ पे बोला कि लोग फ्री होने चाहिए, कि अगर लोगों को राजा के खिलाफ कुछ भी अच्छा नहीं लगता है तो वो आपस में बात कर सके, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ दिस एंड दैट होना चाहिए, ठीक है। पर इस सारे केस में वो बात करी गई थी मैन और सिटीजन्स के बारे में बात करी थी, इसमें वुमेन का कोई केस नहीं था, यह बात याद रखना, ठीक है, ओके। तो राजा ने बोला कि यार ऐसे थोड़ी होता है, अगर मैं तो जो भी करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ, ऐसे कैसे तुम लोग मेरे खिलाफ कुछ भी बोल लोगे, ठीक है, या ऐसे कैसे तुम लोग मेरे बारे में कुछ भी अपना न्यूज़पेपर वगैरह में छाप सकते हो, ऐसे थोड़ी चलेगा। तो राजा ने बोला नहीं यार ये गलत बात है, मैं साइन डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन नहीं करने वाला, ठीक है। तो लोगों को बहुत गुस्सा आया, ऐसे कैसे नहीं करेगा, देखते हैं। तो अगली डेट है हमारी अक्टूबर 5, 1789, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि पेरिस में एक कोई मार्केट थी, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत सारी शॉप्स थी, बेकरी शॉप्स थी। लेडीज़ को बहुत लंबी लंबी लाइन्स में लगना पड़ता था अपने लिए ब्रेड लेने के लिए। वो ब्रेड है भी बहुत ज़्यादा महंगी थी और है भी बहुत कम थी, ठीक है। बहुत सारी लेडीज़ को अपने ब्रेड मिली ही नहीं, ठीक है। अब वो घर पे क्या लेके जाएंगी और अपने घर पे क्या खाएंगी, तो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। तो उन्होंने बोला ये नहीं चलेगा, ठीक है, बहुत सारी चीज़ अब अनबेरेबल हो चुकी हैं, अब नहीं चलेगा। तो उन्होंने हज़ारों की तादाद में वुमेंस इकट्ठी हुई, लेडीज़ इकट्ठी हुई मार्केट में, ठीक है। उन्होंने बोला कि अभी के अभी राजा के घर चलते हैं, राजा को बोलते हैं ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। तो बहुत सारी लेडीज़ थाउजेंड्स की तादाद में, ठीक है, पैलेस ऑफ वर्सेलिस की तरफ चल पड़ी, जहाँ पे राजा रानी रहते थे, ठीक है। वो वहाँ उस मार्केट से 13 किलोमीटर दूर था, तब भी वो चल पड़ी
उनको 6 घंटे लग गए, कोई वुमेन हार नहीं मानी, चली गई। ठीक है, रास्ते में उनको बहुत सारे सोल्जर्स वगैरह भी मिले और भी जेंट्स वगैरह भी मिले, वो भी उनके ग्रुप में शामिल हो गए। ठीक है, कि नहीं यार इनके साथ हो तो अन्याय रहा है, तो चलो हम भी चलते हैं। ठीक है, तो राजा रानी ने जब देखा कि यार इतनी सारी लेडीज़ एक साथ पे आ गई, कहाँ से आ गई इतने सारे लोग, क्या हुआ, इतना क्या हो गया मार्केट में। ठीक है, तो राजा और रानी उन दोनों को उनकी बात सुननी पड़ी। ठीक है, तो जब उन्होंने बात सुनी तो उन्होंने बोला कि ये जो डॉक्यूमेंट अभी डिक्लेरेशन वाला था, राइट्स ऑफ स्पीच, राइट्स ऑफ समथिंग, ठीक है, इस डॉक्यूमेंटेशन को तुमने मना कर दिया था ना, ठीक है, कि तुम साइन नहीं करोगे, तुम्हें मानना पड़ेगा, नहीं तो हम तुम्हारे घर से नहीं जाने वाले। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। तो राजा ने बोला चलो ठीक है यार, मान लेते हैं। अब देख रहे हो कि नेशनल असेंबली की जो पावर थी, ठीक है, वो किस हद तक बढ़ती जा रही थी। राजा अपने से कुछ भी मना करता जा रहा था, पर लोग खुद से मनवा लेते थे राजा से। तो फाइनली राजा ने वो जो डॉक्यूमेंटेशन था, ठीक है, जो नेशनल असेंबली ने बनाया था, कौन सा, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन्स, इसको साइन कर दिया, जबकि उसने पहले मना करा था साइन करने से। तो उसने फाइनली साइन कर दिया डॉक्यूमेंट। ठीक है, किसकी वजह से करा था, वुमेन की वजह से। ठीक है, जो कि बहुत सारी वुमेन्स इकट्ठी होकर उसके घर पे गई थी। तो इस इंसिडेंट के बाद उन्होंने, जो वुमेन थी, उन्होंने नेशनल असेंबली को जाके बोला यार हम भी तो मतलब इंसान हैं, ठीक है, जो काम तुम लोग नहीं कर पाए, जेंट्स लोग नहीं कर पाए, वो हम लेडीज़ ने कर दिया, हम लोग इकट्ठा होकर गई। ठीक है, तो हमें भी कुछ राइट्स मिलने चाहिए। ठीक है, नेशनल असेंबली को बोला, उनके पास तो वैसे बड़ी पावर आ रही थी आजकल, सब लोग मान रहे थे उनकी बात। ठीक है, तो नेशनल असेंबली ने उनके लिए कुछ करा था, वो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए हमने मेन पार्ट अपना कवर कर ही लिया है कि हमारी जो सारी जो इम्पोर्टेंट डेट्स थी वो हमने देख लिया। अब तो बहुत छोटा सा पार्ट रह गया। अब देखिए अगला आता है हमारा 1791 में क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ड्राफ्टेड बाय नेशनल असेंबली। ओके, अब देखते हैं क्या हुआ था। अब देखिए 1789 वाला सेशन ख़त्म हो चुका। ठीक है, हमने देखा बहुत सारे रिवोल्ट्स वगैरह हुए, राजा की पावर्स बहुत कम कर दी गई। ठीक है, राजा ने खुद से मान लिया कि मैं जॉब करूँगा, आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लो, मैं उसके अंडर काम करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, अब क्या करा, नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया। कब बना था इनका, बन के तैयार हुआ 1791 में। ठीक है, रिवोल्ट के शुरू होने के 2 साल बाद। ओके, अब देखिए इसके मेन फीचर्स क्या थे। अब फ्रांस बन गया था कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की का क्या मतलब हुआ, मोनार्की मतलब राजा का शासन वगैरह होता था, राजा भी अपना शासन करता था, पर उसकी जो पावर थी वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर थी। अब उसने माना था ना, ठीक है, राजा भी था, कॉन्स्टिट्यूशन भी था। ओके, अब राजा की पावर थी बहुत कम हो चुकी थी पहले से, जितनी भी पावर थी, ठीक है, वो एक ही बंदे के हाथ में नहीं थी, मतलब किंग के हाथ में नहीं थी ना सब कुछ। अब वो सेपरेट हो गई थी। ठीक है, और डिफरेंट इंस्टीट्यूशन बना दिए गए थे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, ये हम बात करेंगे इसके बारे में अगले, ये डायग्राम बना रखी है मैंने। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे सारी ये वाली। ठीक है, तो अभी पावर एक बंदे के हाथ में ना आके अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के हाथ में थी। देखिए पहले क्या होता था, अगर कोई भी नया लॉ बनाना है तो वो राजा खुद से बना लेता था। ठीक है, अब वो लॉ नेशनल असेंबली बनाती थी। ठीक है, इस कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको पावर दी थी नेशनल असेंबली को, अगर कोई भी नया लॉ बनाना चाहती है तो बना ले। ठीक है, अब नेशनल असेंबली में जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे उनको कौन चुनता था, इलेक्टर्स चुनते थे। इलेक्टर्स को कौन चुनता था, ठीक है, एक्टिव और पैसिव सिटीजन चुनते थे। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? इस कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या करा, पूरे के पूरे फ्रांस के लोगों को ही 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब सब लोग टैक्स देते थे, कोई थोड़ा देता था या कोई ज़्यादा देता था। ठीक है ना, तो जो लोग अच्छा खासा टैक्स दे रहे थे और 25 साल से ज़्यादा थे और है सिर्फ मेल थे, उनको राइट था वोट करने का। ठीक है, वो थे एक्टिव सिटीजन्स। मैंने ये बात अभी इसी स्लाइड में ही कवर कर दी। ठीक है, बाद में थोड़ा ईजी रहेगा। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन के
जो स्टार्टिंग हुई थी वो हुई थी डेक्लरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन। ये जो डॉक्यूमेंट नहीं बताया था मैंने आपको पहले, जो राजा ने रिफ्यूज़ करा था, ठीक है, उसी डॉक्यूमेंट को इस कॉन्स्टिट्यूशन ने अपना फर्स्ट पार्ट बना लिया था। ठीक है, अब देखिए, राइट्स ऑफ लाइफ मतलब जीने का हक, फ्रीडम ऑफ स्पीच कि कुछ भी अगर गलत लगेगा तो उसके बारे में कोई भी कुछ बोल सकता है, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है, ऐसे और भी कुछ राइट्स थे। इनको नेचुरल राइट्स बोल दिया गया था और ये राइट्स लोगों से वापस नहीं लिए जा सकते। ठीक है, ऐसा इस कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला था। ओके, ये थोड़ा सा बोरिंग सा था ना, पर याद कर लो, रट्टा मार लो, कुछ भी कर लो। ठीक है, ओके, अब बात करते हैं हमारे इस डायग्राम में। ठीक है, जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अभी भी पढ़ा है उसको ईजीफाई करने के लिए ये आपके पास एक डायग्राम गिवन है, आपकी बुक में भी गिवन है। ठीक है, तो देखिए, जितने भी आपके सिटीजन्स थे उनको दो पार्ट्स में डिवाइड करा। ठीक है, एक्टिव सिटीजन जिनके पास वोट करने के लिए राइट था, 25 साल से ऊपर वाले मेल जो टैक्स पे करते थे अच्छा खासा। ठीक है, पैसिव सिटीजन्स जिनके पास कोई राइट नहीं था वोट करने का। ठीक है, इनमें सारी वुमेन है या जो लोग कम टैक्स पे करते हैं या टैक्स पे ही नहीं करते हैं, वो लोग सारे पैसिव सिटीजन्स में थे। ठीक है, अब नेशनल असेंबली के पास राइट था वोट लॉ बनाने का, तो इनके जो मेंबर्स थे उनको चूज़ करते थे इलेक्टर्स वोटिंग के थ्रू। ठीक है, और इलेक्टर्स को जो कौन चुनता था, एक्टिव सिटीजन्स। तो ये था लेजिस्लेचर। ठीक है, अगले थे एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में थे किंग और उसके मिनिस्टर्स। ये ना सिर्फ और सिर्फ नाम के थे, इनके पास कोई अब पावर्स खास बची नहीं थी। क्यों? क्योंकि इनके दोनों को जो कंट्रोल करते थे वो करते थे नेशनल असेंबली के लोग। ठीक है, कहने को तो राजा सबसे ऊपर था, पर उस टाइम पे नेशनल असेंबली सबसे ऊपर चल रही थी। समझ गए ना बात? ठीक है, ओके। अब तीसरे थे जुडिशरी। ठीक है, जुडिशरी का मतलब जज वगैरह। अगर किसी भी लोगों को कोई भी दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो वो डायरेक्टली जज के पास जा सकते थे, मतलब कोर्ट्स वगैरह बना दी गई थी। ठीक है, ओके। अब देखिए, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ निकल के आती है। फ्रांस ने मोनार्की ख़त्म ही कर दी। ठीक है, वो कैसे हुआ? अब देखिए कि जब जो किंग था वो देख के, यार मेरे पास कोई पावर ही नहीं है, मैं तो सिर्फ नाम का राजा रह गया। जो भी उन्होंने अपना लॉ बनाना होता है नेशनल असेंबली खुद ही बना लेती है, मेरे तो सिर्फ और सिर्फ साइन चलते हैं। अगर मैं मना भी करता हूँ तब भी वो प्रोटेस्ट वगैरह करके मेरे से साइन करवा लेते हैं, तो मैं काहे का राजा। ठीक है, तो उसने क्या करा, बिना नेशनल असेंबली को बताए किंग ऑफ प्रूशिया एक और नेबरिंग कंट्री थी। ठीक है, उसके जो राजा थे उनसे बात करी कि भाई यार मेरे तो यार कंट्री में ऐसा कुछ हो रहा है मेरे साथ। ठीक है, तो मैं क्या करूं बता। ठीक है, तो जब नेशनल असेंबली को पता लगा कि अच्छा जी, तो आप नेबरिंग कंट्रीज़ के पास जाओगे अब। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने राजा को मना नहीं करा। फ्रांस के लोगों ने वॉर छेड़ दी प्रूशिया और ऑस्ट्रिया, दो कंट्रीज़ के साथ, क्योंकि इनके राजा, ठीक है, फ्रांस के राजा के साथ बातें शेयर कर रहे थे जो उनके देश में चल रहा है। तो थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स निकल के आए जो कि खुद से आर्मी में ज्वाइन हुए। ठीक है, और उन्होंने वॉर लड़ी प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ। ठीक है, एक गाना था जो कि नेशनल सॉन्ग बन गया था उनका, मर्सिलेस नाम का। ठीक है, ये लिखा था इन भाई साहब ने, रॉजर डे लाइल ने। जब भी वॉलंटियर्स अपने घर से निकलते थे वो इस गाने को गाते हुए आते थे। ठीक है, जो कि वही सेम गाना आज की डेट में फ्रांस का नेशनल एंथम भी है। इंडिया का नेशनल एंथम क्या है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। तो देखिए, उस समय क्या हो रहा था, सबको लग रहा था कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो ठीक है, राजा डाउन आ चुका है अब। ठीक है, पर कुछ लोग थे यार, वो अभी भी सोच रहे थे कि नहीं यार, अभी भी ना रेवोल्यूशन जारी रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी भी बाकी हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी सिर्फ और सिर्फ कॉमनर्स के द्वारा बनाया गया है, पर वो कॉमनर्स जो हैं उनके जो पीड़ित लोग थे वो उनके द्वारा थोड़े थे। जो असल में किसान थे,
जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा पीड़ा थी, ठीक है, उनको तो अभी भी कोई ना कोई राइट्स वगैरह नहीं मिल रहे थे ना प्रॉपर, उनकी बात तो नहीं सुनी जा रही थी। तो उन्होंने अपना एक क्लब बनाया जिसका नाम था जैकोबिन क्लब, ठीक है। तो उसके जो लीडर थे वो थे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, ये नाम याद रखना, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, ठीक है, याद रखना। अब इन्होंने एक क्लब बनाया, क्लब में कौन था, स्मॉल शॉपकीपर्स थे, छोटे छोटे कारोबारी थे, जो कि जैसे कि शू मेकर, वॉच मेकर्स या डेली के लेबर पीपल, ठीक है, उन्होंने एक क्लब बनाया, ठीक है। देखिए उस टाइम पे वॉर चल रही थी ना, तो फूड सप्लाईज उतनी प्रॉपर नहीं थी, ठीक है, होर्डिंग वगैरह हो रही थी, ठीक है, मतलब होर्डिंग मतलब ट्रेडर्स जमा करके रख रहे थे और महंगा होने की वेट कर रहे थे, ठीक है। देश में खाने के लिए बहुत भूखमरी मची हुई थी, ठीक है। तो जैकोबिन्स को पता लगा कि जो फूड सप्लाईज हैं, ठीक है, वो पैलेस ऑफ ट्यूलरिस में छुपा के रखी गई हैं, ठीक है, और किंग भी वहीं पे बैठा है, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, 10 अगस्त 1792, डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 10 अगस्त 1792 को जैकोबिन्स ने पेरिस के बाकी लोगों के साथ मिलके पैलेस ऑफ ट्यूलरिस के ऊपर छापा मारा, ठीक है। वहाँ से पकड़ा गया लुइस 16 और नेशनल असेंबली ने डिसाइड किया कि इसे जेल में डाल दो, ठीक है। अब राजा जेल में था। अब ये बात है 1792 की 10 अगस्त की, ठीक है। तो इसी साल 1792 में ही इलेक्शंस करवाए गए और एक नई सरकार बनाई गई, ठीक है। और उस सरकार ने अपना नाम रखा, नेशनल असेंबली को हटा दिया, अपना नाम रखा द कन्वेंशन, ठीक है। और ये जो इलेक्शन हुए थे इनमें सब जेंट्स को, वुमेन को तो अभी भी नहीं मिला था राइट, ठीक है, सब जेंट्स को जो कि 21 ईयर्स के ऊपर थे उनको राइट मिला वोट करने का, ठीक है। उन्होंने वोट करा, एक नई असेंबली बनी, उस असेंबली ने अपना नाम रखा द कन्वेंशन। तो इस कन्वेंशन ने क्या करा, 21 सितंबर 1792, ये भी डेट याद रखना, ठीक है, 21 सितंबर 1792 को मोनार्की ख़त्म ही कर दी, मतलब कि कोई भी थिंग में राजा का दखल अंदाजी नहीं होगी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली ही सब कुछ बनेगा। अपने जो फ्रांस था उसे रिपब्लिक घोषित कर दिया। कुछ टाइम बाद एक केस चला जो कोर्ट में, और कोर्ट में राजा के ऊपर बहुत सारे चार्जेस लगाए गए ट्रीज़न के। ट्रीज़न क्या होता है कि अपने ही देश के साथ गद्दारी करना, ठीक है, देशद्रोही का चार्जेस उसके ऊपर लगा के उसे डेथ की सज़ा सुना दी गई, ठीक है। 21 जनवरी 1793 को राजा को गुलेटिन कर दिया गया। गुलेटिन क्या होता था, 2 पोल्स लगा देते थे, ठीक है, नीचे बंदे को लिटा देते थे और दोनों पोल्स के ऊपर एक ब्लेड लगा होता था, वो ब्लेड ठा करके नीचे गिरता था और बंदे की गर्दन कट जाती थी और वो बंदा मर जाता था, ठीक है। तो उस तरीके से राजा का देहांत हुआ, ठीक है। डेट याद रखना, 21 जनवरी 1793, ठीक है। और उसकी जो धर्मपत्नी थी मैरी एंटोनियट, उसको भी सेमी गुलेटिन करा गया था थोड़े टाइम बाद, कुछ महीनों के बाद, ठीक है, ज़्यादा गैप नहीं था दोनों के बीच में, ठीक है। अब देखिए हमारा यहाँ तक का पार्ट ख़त्म हो गया 1793 का। अब 1793 से 94 की बात करेंगे, रेन ऑफ टेरर, ठीक है, ये देखते हैं रेन ऑफ टेरर, ठीक है। रेन का मतलब होता है समा। 1793 से लेके 1794 का जो टाइम था उसे रेन ऑफ टेरर बोला जाता है। टेरर क्या होता है, डर। 1793 की वेरी स्टार्टिंग में देखो राजा को मार दिया गया था, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, जो रॉबेस्पियर थे, ठीक है, जो जैकोबिन्स क्लब के लीडर थे रॉबेस्पियर, वो हेड बन गए फ्रेंच गवर्नमेंट के, ठीक है ना। उन्होंने क्या करा, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉलिसी लगा रखी थी कंट्रोल एंड पनिशमेंट की, कि कोई भी बंदा अगर रॉबेस्पियर के बारे में कुछ भी बोलता था उसको मार दिया जाता था, ठीक है ना। तो वो बंदा अपना शासन करने लग गया रॉबेस्पियर, ठीक है। मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइसेस, कि कोई भी बंदा, ठीक है, इतने से ऊपर पैसा नहीं कमा सकता, या कोई भी बंदा कोई भी प्रोडक्ट इस लिमिट से ऊपर नहीं बेच सकता, ठीक है। अगर कोई उससे ऊपर बेचेगा तो उसे मार दिया जाएगा, कोई और सज़ा नहीं थी, चुपचाप मार देते थे, ठीक है।
और ये अगर किसी पे शक भी हुआ कि इसने कुछ मेरे बारे में कुछ बोला है, ठीक है, उसे भी ठोक दिया जाता था, मार देते थे, ठीक है। तो हर जगह पे डर ही हो गया था, ठीक है। तो जो छोटे फार्मर्स थे, ठीक है, उनको बोला जाता था कि आप हमारी जो सिटीज़ हैं उनमें आप अपने ग्रेन्स लेके आएंगे, ठीक है, और आपको जो हम प्राइस निर्धारित करेंगे उसी प्राइस पे आपको बेचना पड़ेगा, ठीक है। ट्रांसपोर्ट भी करेंगे और अपनी मर्जी का वो प्राइस भी नहीं ले सकते थे, वो भी फिक्स था, ठीक है। तो जो चर्च वगैरह थे जहाँ पे लोग वर्शिप करने जाते थे उनको या तो बंद कर दिया गया था या उनको जेल या ऑफिस में कन्वर्ट कर दिया गया था, ठीक है। पर अब कॉन्स्टिट्यूशन आ चुका था, रॉबेस्पियर पे भी बहुत सारे केस वगैरह हुए, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको भी गुलेटिन करने की सज़ा दे दी, ठीक है। तो रॉबेस्पियर को जुलाई 1794 को गुलेटिन कर दिया गया। देखिए अब क्या हुआ, 1794 में रॉबेस्पियर की हत्या हो गई, ठीक है, उनको गुलेटिन कर दिया गया, ठीक है। तो जैकोबिन की जो गवर्नमेंट थी वो भी ख़त्म हो गई रॉबेस्पियर के साथ साथ, ठीक है। तो अब जो फ्रांस था उसे रूल करना जाने लगा डायरेक्टरी के द्वारा। अब डायरेक्टरी क्या थी? डायरेक्टरी थी यार कि 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाए गए, ठीक है। पहले की जो गवर्नमेंट थी उसने, मैं आपको दिखाता हूँ, उसमें एक लेजिस्लेचर था ना और एक एग्जीक्यूटिव था, ठीक है। तो अब की जो गवर्नमेंट बनी थी उसने 2 लेजिस्लेचर बनाए थे, समझ आई, ठीक है, और एक एग्जीक्यूटिव था, ठीक है। तो एक सेकेंड रुको। तो इसमें 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाए थे, ठीक है, और इनके साथ साथ जो एग्जीक्यूटिव बॉडी थी, ठीक है, उसमें 5 डायरेक्टर्स की एक टीम थी, ठीक है। तो 5 डायरेक्टर्स वो एग्जीक्यूटिव में हो गए, लेजिस्लेटिव 2 काउंसिल हो गए, ठीक है। अगर कोई लॉ बनता था तो एग्जीक्यूटिव और 2 काउंसिल्स मिलके बनाते थे, ठीक है। तो इसमें 5 बंदे थे, ठीक है। तो ये अलग अलग 2 अलग अलग बॉडीज़ थी, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में आपस में क्लैशेस होने लगे, कभी इसके साथ, कभी इनके साथ, ठीक है, क्लैशेस होने लगे। तो ये गवर्नमेंट भी ज़्यादा देर नहीं टिकी और 1799 में ये गवर्नमेंट भी ख़त्म हो गई। क्लियर हुआ? ओके। तो इसके बाद आए नेपोलियन बोनापार्ट भाई साहब। 1804 में उन्होंने अपने आप को एम्परर बना लिया फ्रांस का, ठीक है। नेपोलियन भाई साहब ने बोला कितने ही लोग आए, नेशनल असेंबली आई, रॉबेस्पियर आए, जैकोबिन्स आए या कोई और लोग भी आए, इनसे कुछ ना हो सका भैया, मुझे लाओ, मैं तुम्हें फ्रीडम दिलाऊंगा। तो लोगों ने बोला आ जा भाई, तू भी आ जा, सब ने करके देख लिया, तुम भी करके देख लो। नेपोलियन भाई साहब ने क्या करा, आसपास की जो कंट्रीज़ थी उनको जीतना शुरू कर दिया। फॉर एग्जांपल अगर इंडिया ने पाकिस्तान पे अगर हमला करा तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को हटा के अपना बंदा वहाँ पे कोई फिट कर दिया, ठीक है। तो बाद में अपने बंदे से तो कोई भी काम करवा लेंगे। तो सिमिलर काम करा नेपोलियन भाई साहब ने। इन्होंने आसपास के कंट्रीज़ के राजाओं को हराया और वहाँ पे अपने ही फैमिली के कोई बंदे बिठाने शुरू कर दिए, ठीक है। तो स्टार्टिंग में तो लोगों को लगा कि हाँ यार, ये हम अगर कोई आसपास की कंट्रीज़ में अपना बंदा बिठा रहा है, ठीक है, तो हमें कोई ना कोई तो फ़ायदा बाद में देंगे, ठीक है। तो पर लोगों को बाद में पता लगा यार ये तो कोई फ़ायदा तो हमें दे ही नहीं रहा है। तो उसे एक जस्ट एक इन्वेडर की तरह से देखा जाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने बैकआउट कर दिया कि हम तुम्हारी आर्मी में भैया हम शामिल नहीं होंगे, ठीक है, कोई फ़ायदा तो होता नहीं, ठीक है। तुम तो अपने कंट्री जीते जा रहे हो, तुम्हारी तो पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, हमें तो कोई फ़ायदा है नहीं, तो हम क्यों अपनी जान दें तुम्हारी आर्मी में आके। तो बहुत सारे लोगों ने बैकआउट कर दिया। तो अब बैटल ऑफ वाटरलू जो कि 1815 में हुई थी, वहाँ पे आके अपना नेपोलियन भाई साहब हार चुके थे, ठीक है। तो ये था आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन वाला पार्ट, ठीक है। ऑलमोस्ट वैसे आपका ख़त्म है। इसमें आपके चैप्टर में थोड़े से और डिटेल्स हैं, वो भी आपको बता देता हूँ। अब देखिए फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू हुआ, ख़त्म हो गया। अब देखते हैं कि वुमेन ने क्या कोई रेवोल्यूशन लड़ा, ठीक है। देखिए उस टाइम पे वुमेन की हालत क्या थी, पहले तो आप ये समझिए। वुमेन को अपने लिए खुद से काम करना पड़ता था, उनके पास कोई राइट्स वगैरह नहीं थे, कोई वोटिंग राइट्स नहीं थे, कोई एजुकेशन के राइट्स नहीं थे, वो कोई जॉब नहीं कर सकती थी। उनको बस अपनी फैमिलीज़ के लिए कुक करना पड़ता था, पानी लाओ, अपने लिए ब्रेड लेके आओ फैमिली के लिए,
ठीक है, ऐसा कुछ करना पड़ता था। ठीक है, तभी तो याद है आपको कि जब उनको ब्रेड्स वगैरह नहीं मिल रही थी तो वो हज़ारों वुमेन्स इकट्ठी हुई थी। क्यों वुमेन ही क्यों इकट्ठी हुई थी? क्योंकि वो तो ब्रेड लेने गई हुई थी ना, और उनको मिली नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ अमीर लोगों के घरों पे काम कर लिया या ऐसे छोटे छोटे उनके खेतों में काम कर लिया। ठीक है, ऐसा कुछ करती थी, पर उसके बावजूद भी उनकी जो सैलरी थी वो जेंट्स के कंपैरिजन में काफ़ी कम थी। ठीक है, तो उन्होंने अपने दुर्दशा को उठाने के लिए अपने ही क्लब्स और न्यूज़पेपर शुरू करे। उन न्यूज़पेपर्स और क्लब्स में वो अपनी आवाज़ उठाती थी कि हमें इकट्ठा होना चाहिए। ठीक है, और हमें भी रिवोल्ट करना चाहिए। हमने भी अपने आज़ादी में, हमने भी रिपब्लिक बनाने में बहुत हमने पार्ट किया है, तो उनको लगा यार हमें अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। ठीक है, अब उनकी डिमांड क्या क्या थी? उनकी मेजर डिमांड थी कि यार हमें भी तो पॉलिटिकल राइट्स होने चाहिए ना, जैसे जेंट्स को हैं, कि हम भी तो अपना राइट टू वोट होना चाहिए हमें, और हम भी तो इलेक्टेड हो सकते हैं ना, नेशनल असेंबली में भी तो हम लोग होना चाहते हैं। और लड़कियां कोई भी पॉलिटिकल ऑफिस या मिनिस्टर वगैरह क्यों नहीं बन सकती? ठीक है, ऐसी उनकी डिमांड्स थी। ठीक है, तो उनको क्या क्या दे दिया गया पहले वो देखिए। जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी, रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट मतलब नेशनल असेंबली वाली जो स्टार्टिंग में बनी थी, तो उस गवर्नमेंट ने क्या करा था कि इनके लिए, लेडीज़ के लिए स्कूल खोल दिए थे बहुत सारे, और एजुकेशन कंपलसरी कर दी थी लड़कियों के लिए कि हर लड़की पढ़ेगी अब से। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि उनको काम धंधा ही करना पड़ेगा, वो पढ़ेगी। ठीक है, ऐसे कंपलसरी कर दिया गया था। और उनके जो फादर्स थे वो अब उनके लिए मैरिज नहीं कर सकते थे डायरेक्टली कि तू पढ़ेगी नहीं, तू सीधा शादी करेगी। अब ये चीज़ उनके फादर्स फोर्स नहीं कर सकते थे। ठीक है, अब वो लड़कियां अपनी जॉब्स के लिए भी ट्रेनिंग ले सकती थी और छोटे छोटे बिजनेस भी रन कर सकती थी। ठीक है, पर अभी तक भी उनको पॉलिटिकल राइट्स जो थे, राइट टू वोट वगैरह, वो अभी नहीं मिले थे। ठीक है ना, तो ये सारी फिर भी उनको काफ़ी कुछ मिल गया था यार। ठीक है, पर रॉबेस्पियर के आने के बाद जो कि रेन ऑफ टेरर था, ठीक है, 1793 से लेके 1794 का टाइम, उन्होंने कुछ ऐसे लॉज पास करे थे जिसमें जो वुमेन के क्लब और न्यूज़पेपर्स थे, ठीक है, जिसमें वो आपस में डिस्कशन करते थे कि हमें इकट्ठे होना है, वो न्यूज़पेपर्स और क्लब्स को उन्होंने बैन कर दिया था रॉबेस्पियर ने। ठीक है, तो काफ़ी प्रोमिनेंट जो लड़कियां थी वो जो आगे आ रही थी, लीडर्स बन रही थी, ठीक है, उनको भी पकड़ के अरेस्ट करा और मार दिया था रॉबेस्पियर की गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो फाइनली जो लड़कियों को राइट मिला था वोट करने का, वो मिला था 1946 में जाके। 150 ईयर्स का ऑलमोस्ट टाइम लग गया था 1946 आते आते कि जब उन लेडीज़ को जाके अपना राइट टू वोट मिल सका। ठीक है, जबकि हमारी इंडिया में तो अगर देखा जाए तो हर लेडी के पास राइट है ना वोट करने का। फ्रांस की लेडीज़ को जाके 1946 में जाके मिला। ठीक है, स्लेवरी इन फ्रांस। फ्रांस के अंदर ना क्या होता था कि मतलब काम करने वाले बंदों की अब कमी हो चुकी थी। ठीक है, पॉपुलेशन बहुत थी। अब देखिए क्या होता था कि जो अफ्रीका के लोग थे ना, जो नीग्रोस थे, ठीक है, वो काम करने के में काफ़ी एफिशिएंट बंदे थे। तो क्या होता था कि उनका एक ट्रेड होता था, उनको अफ्रीका से बांध के बहुत सारी शिप में लेके आया जाता था। ठीक है, बहुत ही बुरी हालत में लेके आया जाता था, उनको कुछ खाना ना देना। ठीक है, उनको बहुत बुरी हालत में उनको चेन से बांध के लेके आते थे। ठीक है, और उनसे फोर्सफुली काम करवाया जाता था। कहाँ पे? और ऐसे लोगों को प्लांटर्स जो थे, जो कि मतलब किसानी प्लांटेशन का काम करते थे, उन लोगों के खेतों में इन स्लेव्स से बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से काम करवाया जाता था। ठीक है, और इनको काफ़ी मतलब कम सैलरी वगैरह दी जाती थी। ठीक है, तो ऐसा काफ़ी देर तक चल रहा था। स्लेवरी को भी ख़त्म कर दिया गया। कैसे हुई वो देखिए। तो जो नेशनल असेंबली थी ना, जो 600 बंदों के द्वारा बनाई गई थी, उस नेशनल असेंबली ने भी, उनके पास काफ़ी पावर्स आप देख रहे थे ना आ रही थी, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा लेंथी डिस्कशंस करी कि इन लोगों को भी मतलब कुछ राइट्स देने चाहिए, ह्यूमन राइट्स देने चाहिए या नहीं। ठीक है, पर उन्होंने इस स्लेवरी को ख़त्म नहीं करा, सिर्फ डिस्कशन करके छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो बिजनेसमैन थे, ठीक है, वो इन स्लेव्स के द्वारा ही चल पा रहे थे। कि अगर स्लेव्स ना होते, ठीक है, तो खाने की बहुत ज़्यादा कमी और भी ज़्यादा आ जाती।
तो वो नहीं चाहते थे कि खाने वगैरह की कमी आए, तो उन्होंने स्लेवरी के बारे में बात करी पर उसको ख़त्म नहीं करा नेशनल असेंबली ने, ठीक है। पर जब उसके बाद जो 1794 में जो एक नई सरकार आई थी जो कि कन्वेंशन के नाम से थी, जिन्होंने अपना नाम नेशनल असेंबली से लेके कन्वेंशन रख दिया था, ठीक है, उसने ये बोला था कि सब के सब जो स्लेव्स हैं, ठीक है, इनको फ्री कर देना चाहिए यार, इनसे इतना बुरी तरह से काम नहीं करवाना चाहिए, अपने ही लोग अपने ही काम करें, ठीक है, स्लेवरी नहीं होगी, ठीक है। तो कन्वेंशन ने ये चीज़ ख़त्म कर दी थी। पर जो नेपोलियन भाई साहब थे, जब वो आए 1804 में, उन्होंने फिर से दोबारा ये चीज़ शुरू कर दी, ठीक है। दोबारा से स्लेव्स आते थे, उनको खेतों में बहुत ज़्यादा काम करवाया जाता था, तो ये चीज़ नेपोलियन ने दोबारा से इंट्रोड्यूस करी थी, ठीक है। अब देखिए हमारा ये लास्ट टॉपिक है कि एवरीडे जो लोगों की लाइफ थी उसके ऊपर इस रेवोल्यूशन का क्या असर पड़ा, ठीक है। तो ये पहला असर तो ये था कि जो बुक्स, न्यूज़पेपर, प्लेस के ऊपर जो सेंसरशिप लगा रखी थी, कि मतलब फालतू में ये रोक टोक लगा रखी थी कि अपने न्यूज़पेपर में आप ये नहीं छाप सकते, सरकार के द्वारा के खिलाफ आप ये नहीं छाप सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ऐसा सब कुछ ख़त्म कर दिया गया था, ठीक है। और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ऐसे जो भी अपने राइट्स थे उन सबको एक नेचुरल राइट बना दिया गया था सब सिटीजन्स के लिए, ठीक है। और इन राइट्स को कोई भी अब ले नहीं सकता था वापस, कि ऐसे कल को कोई और गवर्नमेंट आ जाए, वो बोले हम ये राइट्स भी आपसे ले रहे हैं, ऐसा कुछ ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। और ये राइट्स सबको दे दिए गए थे। जो न्यूज़पेपर्स, पैम्फलेट्स, बुक्स वगैरह जो भी थी, जो भी आपका प्रिंट मीडिया था, ठीक है, ये इसको पूरे देश में सिटीज से लेके विलेजेस तक बहुत बड़े लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट करा गया, ताकि जो शहर के अलावा गांव में रहने वाले लोग भी इस चीज़ से अवेयर हो सकें, ठीक है। और जो प्रिंट मीडिया था, प्रिंट मीडिया मतलब कोई भी अखबार या पैम्फलेट या कुछ भी आप लगा सकते हैं, उसको प्रिंट मीडिया का नाम दिया जा रहा था। वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करा उसने, कि अगर लोगों को कुछ अपनी गवर्नमेंट में नहीं भी अच्छा लग रहा था, तो अब से वो अपना अपोजिशन अपने अखबारों में या अपने न्यूज़पेपर या अपने पैम्पलेट्स में दे के अपना रोष प्रकट कर सकते थे, ठीक है, जबकि पहले ऐसी कोई भी प्रोविजन नहीं थी। और जो एक आइडिया था किसका, लिबर्टी, जस्टिस, ये इन सब चीज़ों का, तो इनको डिफरेंट सॉन्ग्स के बेस पे या कुछ नाटक वगैरह करवा के लोग अपना ये प्रचार कर सकते थे कि हमें सबको लिबर्टी है, सबको जस्टिस मिलना चाहिए, ठीक है। और कोई भी अगर किसी के साथ कुछ बुरा हो रहा है, ठीक है, तो अपनी आवाज़ उठा सके, ठीक है। ऐसे कोई देशभक्ति के गाने या कुछ मोटिवेशन सॉन्ग्स नाउ वर अलाउड, ठीक है, पहले ऐसा कुछ नहीं था। तो ये एवरीडे लाइफ पे लोगों की चेंजेस आए फ्रेंच रेवोल्यूशन के द्वारा, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, इंटरेस्टिंग है थोड़ी। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी है ना, B.R. अम्बेडकर थे जिन्होंने हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया था, तो उन्होंने जो हमारा प्रियम्बल बनाया था, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भी स्टार्टिंग में है, ठीक है, उसके ऊपर भी उन्होंने लिखा हुआ है लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। फ्रेंच रेवोल्यूशन के 3 मेन आइडियाज थे, ठीक है, जो पहली बार पूरी दुनिया को फ्रेंच रेवोल्यूशन ने दिए। तो इसलिए हमने स्टार्टिंग में बोला था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ द हिस्ट्री, मतलब पूरी दुनिया की हिस्ट्री में, ठीक है। इसने पूरी दुनिया को सिखाया कि आप डेमोक्रेसी कैसे कर सकते हैं और सबको इक्वालिटी, लिबर्टी कैसे दे सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हर चीज़ की क्लैरिटी होगी, ठीक है। अगर कोई भी आपको क्लैरिटी नहीं हुई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा एक और छोटी वीडियो बना के आपको आपकी क्लैरिटीज कर दूं, ठीक है। एक बार फिर से वही बात बोलूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और अगर आपको इस वीडियो में से थोड़ी सी भी वैल्यू मिली है तो प्लीज़